नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी की PYQ सीरीज़ में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पुराने पेपर, ठीक है, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, पॉलिटी सब्जेक्ट से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके पुराने पेपर्स में, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। और इन प्रश्नों को हम हल करेंगे टॉपिक वाइज, जो अपने सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे राष्ट्रीय आयोग और उन बोर्ड, ठीक है। तो इनसे जो प्रश्न आए हुए हैं, जिस टॉपिक से जितने प्रश्न पूछे गए हैं उस हिसाब से हम इनको सॉल्व करेंगे और उनका एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन को पहचाने। ये प्रश्न पूछा गया है व्याख्याता भर्ती संस्कृत विभाग 2024 में, ठीक है। आरपीएससी के जितने भी प्रश्न होते हैं, ठीक है, आरपीएससी के जो पुराने पेपर होते हैं उनमें से बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, ठीक है। और उनसे आइडिया भी लगता है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार तो क्या है, ऑप्शन ही चेंज किए जाते हैं, ठीक है। तो अपने को इस प्रश्न को देखिए। सबसे पहले जो है, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। इसका कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कथन सही था कि राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन यहाँ जो है प्रश्न गलत हो गया, यह कथन जो है गलत हो गया। सही कथन की पहचान हमको इसमें करनी है, ठीक है। तो भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, ठीक है, या यहाँ तक सही हो गया। उसके बाद इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को नहीं की गई थी, 1950 को की गई थी, ठीक है। तो ये कथन भी गलत है। उसके बाद बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्य आयोग की अवधारणा, ये 1990 में नहीं आई थी, ये आई थी 1993 में, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग जो था वो 1989 तक एक सदस्यीय आयोग था, फिर 1989 में बहुसदस्यीय आयोग बना, और फिर 1990 में वापस से एक सदस्यीय आयोग बना, और उसके बाद में 1993 में बहुसदस्यीय आयोग बना। तो यह कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर या तो 1989 आना चाहिए था या 1993 आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद रमा देवी भारत की एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त थी, यह कथन सही है, ठीक है। अब अपन निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रकृति कैसी है, संवैधानिक है। क्यों है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 324 में किया गया है संविधान में। फिर 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है, ठीक है। 1950 से 1989 तक ये क्या था, एक सदस्य निकाय था, ठीक है। उसके बाद में 16 अक्टूबर 1989 को बहुसदस्यीय निकाय बना, और उसके बाद 1 जनवरी 1990 को फिर से एक सदस्यीय आयोग बन गया। फिर 1 अक्टूबर 1993 को पुनः बहुसदस्यीय निकाय बन गया। तो इतनी बातें निर्वाचन आयोग के बारे में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से ही पूछा जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये पूछा गया था व्याख्याता भर्ती 2022 में, ठीक है। अब वित्त आयोग की स्थापना, अगर वित्त आयोग की स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में केसी नियोगी समिति की सिफारिश पे। उसके बाद विधि आयोग की स्थापना 1955 में, ठीक है। सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है। फिर योजना आयोग की स्थापना हुई थी कब, 1950 में, ठीक है। ये गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और वित्त आयोग क्या है, ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए में तो आएगा 4, ठीक है। उसके बाद में बी में आएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण जानकारी है आयोगों के बारे में, वैसे तो अपने आयोगों को डिटेल से पढ़ लिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्रश्नों के साथ हम देख लेते हैं। जैसे वित्त आयोग है, इसकी प्रकृति कैसी है, संवैधानिक है। संवैधानिक क्यों है, अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। और स्थापना 1951 में हुई थी, किसकी समिति की सिफारिश पे, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पे। इसका अध्यक्ष कौन था, केसी नियोगी थे, ठीक है। फिर 16वां वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया है, ठीक है। ये क्या करेगा, 1 अप्रैल 2020 से अगले 5 साल के लिए अपनी सिफारिशें देगा, ठीक है। तो ये वित्त आयोग के बारे में संक्षिप्त में, ठीक है। उसके बाद में विधि आयोग, तो विधि आयोग जो है कानूनों की समीक्षा करता है और सुधार के लिए सिफारिशें करता है।
1833 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन किया गया था। 1955 में स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग गठित किया गया, इस किसके अध्यक्षता में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता भारत के तत्कालीन महान्यायवादी MC सीतलवाड़ ने की थी, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर स्थापना पूछी गई है तो इस बार जो है अध्यक्ष भी पूछ सकता है। उसके बाद इसकी प्रकृति कैसी है, गैर संवैधानिक। वर्तमान में 23वां विधि आयोग कार्यरत है और सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद में सतर्कता आयोग, ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ाया था। किसकी स्थापना 1964 में की गई है, के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई है, ठीक है। इसकी प्रकृति सांविधिक बताई थी मैंने आपको। उसके बाद में है योजना आयोग। योजना आयोग ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर गठित किया गया था। 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था। योजना आयोग की जगह अब 2015 में क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्या सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, ठीक है। कई बार पूछ रहा होता है असत्य कथन और अपन पढ़ लेते हैं उसको सत्य कथन, तो ऐसे सिली मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो भारत में लोक सेवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न को देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है, भारत का संविधान देश में अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करता है, ये कथन सही है, ठीक है। उसके बाद संविधान उन राज्यों को अनुरोधित समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान भी प्रदान करता है, ठीक है, ये कथन भी सही है। संयुक्त आयोग के मामले में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यों से संबंधित राज्यपाल नहीं करते, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो यह कथन गलत है। उसके बाद संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष नहीं 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से, पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा और चौथा गलत है, तो हो जाएगा A और B दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी 2015 में, और ये कार्यकारी आदेश द्वारा गठित थी, ठीक है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। मैंने आपको बताया था निकाय की प्रकृति 3 तरह की होती है, संवैधानिक, सांविधिक और गैर वैधानिक, ठीक है। तो जो कार्यकारी आदेश से गठित किए गए ये कौन से हैं, नीति आयोग, योजना आयोग, ठीक है। सांविधिक कौन से होते हैं, जिनको एक्ट बना करके गठित किया गया है, किसी अधिनियम के तहत बनाया गया है। और संवैधानिक कौन से होते हैं, जिनका उल्लेख कहाँ किया गया है, संविधान में किया गया है, ठीक है। तो नीति आयोग क्या है, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, और योजना आयोग भी क्या है, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है, तो संघ लोक सेवा आयोग, ये तो है, आर्टिकल 315 में इसका वर्णन किया गया है, ये क्या है, संवैधानिक निकाय है। फिर भारत का निर्वाचन आयोग, ये क्या है, आर्टिकल 324 में इसका वर्णन किया गया है, तो ये भी संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये जो है 1993 का एक्ट आया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग, इसको हमने अलग से पढ़ा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 के तहत इसका गठन किया गया है, इसलिए ये क्या है, एक वैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका आर्टिकल 338 में वर्णन किया गया है, तो ये भी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अब इनकी व्याख्याएं देखो आप, ठीक है। चूंकि जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय आयोगों के बारे में, उनमें क्या पूछा गया है, या तो स्थापना पूछ रहा है या प्रकृति पूछ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले है संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रकृति कैसी है, संवैधानिक है। अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके बाद में भारतीय निर्वाचन आयोग, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी, 25 जनवरी 1950। इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति भी संवैधानिक है। कैसे, आर्टिकल 324 में, अनुच्छेद आर्टिकल 324 में क्या है, इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, ठीक है। और इसकी प्रकृति कैसी है, संवैधानिक, क्योंकि इसका उल्लेख कहा गया है आर्टिकल 338 में, ठीक है। क्योंकि आपके जो PYQ अगर आप देख रहे हो
तो राष्ट्रीय आयोगों से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि इनकी स्थापना कब हुई थी, इनकी प्रकृति कैसी है, कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। तो मैंने इसको एक सारणी के रूप में जो है आपको यहाँ लिख दिया। ठीक है, आपके सिलेबस में टॉपिक है राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, और महत्वपूर्ण बोर्ड, तो उन सभी को मैंने एक जगह लिख दिया। जो महत्वपूर्ण थे उनको हमने डिटेल से अलग अलग क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है, और जो कम महत्वपूर्ण है उनको जो है ऐसे ही देख रहे हैं। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। इसकी प्रकृति कैसी है, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक क्यों है, क्योंकि 1993 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वित्त आयोग। वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1951 में। प्रकृति कैसी है, संवैधानिक, क्योंकि कहाँ वर्णन किया गया है, आर्टिकल 280 में। ठीक है, एक साथ हम सारे आयोगों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे वित्त आयोग की स्थापना कब की गई, 1951 में। उसके बाद विधि आयोग की स्थापना कब की गई, 1955 में। गैर संवैधानिक निकाय है प्रकृति, एक्ट के माध्यम से किया गया है। फिर सतर्कता आयोग 1964 में, क्या है, सांविधिक है। ठीक है, कौन सी समिति की सिफारिश पे, के संथानम समिति की सिफारिश पे, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद योजना आयोग की स्थापना 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पे। और नीति आयोग की स्थापना भी कैसे की गई थी, मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश के द्वारा। ठीक है, तो अब इनको याद कर लिया आपने। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 2004 में। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1993 में। सबकी स्थापना एक साथ याद कर ली। ठीक है, फिर प्रकृति तुलनात्मक रूप से याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें आगे, वित्त आयोग की स्थापना 1951 में। प्रकृति कैसी है, संवैधानिक है। आर्टिकल कौन सा है, 280। विधि आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना कब हुई, 1955 में, क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में, के संतानम समिति की सिफारिश पे। प्रकृति कैसी है, सांविधिक। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 1950 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पे। ठीक है, प्रकृति कैसी है, संविधानेतर। ठीक है, जो ना तो सांविधिक है और ना ही क्या है, संवैधानिक है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में, कार्यकारी आदेश पे। ठीक है, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, इस टेबल से बाहर जो है प्रश्न आपके नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, सेम प्रश्न पूछा गया है, कोई भी एग्जाम हो, जैसे व्याख्याता भर्ती कोर्स 2013 में। ठीक है, आपसे जो है प्रश्न आयोगों से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है, स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी, और प्रथम अध्यक्ष कौन था, ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने एक साथ सारणी में देख लिया था। अब आगे जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, जैसे कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो संघ लोक सेवा आयोग तो है, यह संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नीति आयोग जो है ये कार्यकारी आदेश के द्वारा गठित किया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया उस सारणी का महत्व क्या है। हमने एक साथ देख लिया कौन से निकाय की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग। निर्वाचन आयोग क्या है, ये भी संवैधानिक है, 315 में इसका उल्लेख किया गया है, 324 में, 315 में संघ लोक सेवा आयोग का किया गया है। फिर वित्त आयोग की स्थापना 280 के तहत। ठीक है, तो ये क्या है, संवैधानिक निकाय है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति में कुल सदस्य होते हैं, ये पूछा गया है व्याख्याता भर्ती संस्कृत विभाग 2024 में। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है मैंने आपको जब सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाया था तो मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया था और वो समिति भी बताई थी। इसमें 3 सदस्य होते हैं। अब कौन कौन से, उसमें एक प्रतिष्ठित न्यायविद होता है। ठीक है, कौन होता है, प्रतिष्ठित न्यायविद होता है। तो इसमें 2 लिखा हुआ है तो ये तो कट गया, इसमें भी 2 लिखे हुए हैं तो ये भी कट गए। ठीक है, ये 2 ऑप्शन तो आप काट दो। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलो ठीक है, एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, ऐसा नहीं है, उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश था और एक मुख्य जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है, और एक कौन था, विधिवेता। 3 लोग थे, तो ये ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद में इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 1 न्यायाधीश, ये भी गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या हो गया था, डिलीट हो गया था, डिलीटेड प्रश्न था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, गलत है। ये पूछा गया था 2024 में। अब जब मैंने आपको पढ़ाया था सर्वोच्च न्यायालय, तो मैंने आपको बताया था कि
ये जांच समिति बताई थी, ठीक है। और जांच समिति में मैंने बताया था 3 सदस्य होते हैं, एक सीजीआई या फिर अन्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का। फिर दूसरा सदस्य किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। और तीसरा सदस्य होता है विख्यात विधिवेता, ठीक है। ये तीनों बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये जांच समिति, और मैंने कहा भी था कि ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जांच समिति इम्पोर्टेंट है, अभी भी देख लेना इसमें क्या होता है। उच्चतम न्यायालय का सीजीआई या फिर उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होता है, उसके बाद में किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, फिर उसके बाद विख्यात विधिवेता, ये 3 लोग होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के, ये प्रश्न जो है करंट से पूछा गया था उस समय, ठीक है। तो गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से बयान सही है? गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है, ये सही है, ठीक है। प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21। ये एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया जो कि जीवन की स्वतंत्रता और सुरक्षा करता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 10 नहीं थे, यहाँ पे कितने थे, 9 न्यायाधीश थे JS खेर की अध्यक्षता में, ठीक है। ये कथन गलत है। उसके बाद यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता में किया गया था, ये सही है। उसके बाद सरकार ने तर्क दिया कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता, ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए सही है, सी सही है, डी सही है। यहाँ पे 10 नहीं थे, 9 न्यायाधीश थे, ठीक है। तो इस फैसले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे ये जो फैसला था वो KS पुट्टास्वामी बनाए भारत संघ के खिलाफ था, ठीक है। और ये मामला आया था 24 अगस्त 2017 को, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम कब हुआ था, 2022 में। मतलब इससे पहले जो प्रश्न था जो विवादों में था, ठीक है, जो मुद्दा उसी से प्रश्न पूछ लिया गया, ये क्या था, करंट से था। उसके बाद में इसकी पीठ भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता में 9 न्यायाधीशों की पीठ बनी थी, ठीक है। इसमें गोपनीयता व निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा है, ठीक है। तो ये प्रश्न देख लिया। उसके बाद अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदमुक्ति, एक न्यायाधीश के पदमुक्ति मतलब एक न्यायाधीश को हटाने के लिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के जो वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का कार्यकाल है और एक शब्द का प्रयोग किया गया है महाभियोग, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष है और उसको जो है महाभियोग के माध्यम से हटाया भी जा सकता है, कब, जब जो है संविधान का अतिक्रमण करे। फिर अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति को हटाने, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है और उसका आधार दिया हुआ है। अनुच्छेद 61 में क्या दिया हुआ है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या अतिक्रमण करता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, महाभियोग के माध्यम से हटा दिया जाएगा। उसकी प्रक्रिया कहाँ पर है, आर्टिकल 61 में। यहाँ पर क्या पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने का तरीका, तो वो कहाँ पर है, 124(4) में, ठीक है। 124(4) में आर्टिकल जो 124 है उसी में जो है उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति दी गई है, उसी में हटाने की प्रक्रिया दी गई है, उसी में कार्यकाल दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 124(4), ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है, ठीक है। जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को कितने जो है वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना पड़ता है, ठीक है। या फिर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कॉलेजियम व्यवस्था, जो कि 1998 में कॉलेजियम व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया है। और कॉलेजियम व्यवस्था शुरुआत कब हुई थी, 1993 में, ठीक है। पहले 1993 में 1+2 न्यायाधीश थे और उसके बाद में 1998 में कितने हो गए कॉलेजियम व्यवस्था में, 1+4, ठीक है। 1 CGI और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो CGI का नाम तो इन्होंने यहाँ लिख ही दिया है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। इसके अलावा कितने, तो कितने होंगे, 4, 1+4, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया कि शुरुआत कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत 1993 में हुई थी, सलाह मशवरा 1+2 से करना है। फिर कॉलेजियम शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया, 1998 में, 1+4
सीजीआई के द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श, ठीक है। उसके बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष से हुआ? न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ, कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ तो कब हुआ था? 1993 में। और कॉलेजियम शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1998 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1993। और अगर ऐसा पूछा जाए कि कॉलेजियम शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो कब किया गया था? 1998 में। उसके बाद में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? मतलब जो है सीजीआई और जो अन्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए नियम विनियम कौन बनाता है? ठीक है, तो कौन बनाता है? अपने संसद बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को ठीक करें, ठीक है। ये क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? तो ये सभी जो है, मैंने आपको जब लोकसभा पढ़ाया था, तो लोकसभा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने पूरा बताया था कि सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, उनकी कितनी क्या क्या कार्यकाल रहा है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी अपने को याद होने चाहिए, ठीक है। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, एम अनंत सैनम अयंगर, ठीक है। उसके बाद में दूसरी लोकसभा में कौन बने थे? एम अनंत सैनम। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के, ठीक है। उसके बाद में कौन है दूसरी लोकसभा के? एम अनंत सैनम अयंगर। तीसरी लोकसभा के कौन है? सरदार हुकुम सिंह, ठीक है। सरदार हुकुम सिंह, देखो 1 2 3 नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो तीसरी लोकसभा में कितने हो गए? सरदार हुकुम सिंह, ठीक है। उसके बाद चौथी लोकसभा में कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि क्या थे? निर्विरोध थे। बाद में राष्ट्रपति भी क्या बने? निर्विरोध ही बने। उसके बाद पांचवी लोकसभा में कौन थे? सरदार गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। और कौन थे? बलिराम भगत, ठीक है। छठी लोकसभा नीलम संजीव रेड्डी और केएस हेगड़े। सातवीं लोकसभा में बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ का जो कार्यकाल था वो सर्वाधिक कार्यकाल था लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद में आठवीं लोकसभा में बलराम जाखड़। और 9वीं लोकसभा में कौन बना? रवि राय। 10वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? शिवराज पाटिल। 11वीं लोकसभा में कौन थे? पीए संगमा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, मतलब दोबारा पूछने की संभावना है, और ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है व्यवस्थित रूप से आरोही और अवरोही क्रम में। जब मैंने आपको लोकसभा पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो है ये नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं हो तो कम से कम आंखों के आगे से इतना तो ध्यान रहे कि कौन पहले था और कौन बाद में था। जैसे तो 12वीं लोकसभा में जीएम बाल योगी थे, ठीक है। 13वीं में जीएमसी बाल योगी और मनोहर जोशी। उसके बाद 14वीं लोकसभा में सोमनाथ चटर्जी। उसके बाद में 14वीं लोकसभा में सोमनाथ चटर्जी थे। 15वीं लोकसभा में मीरा कुमार थे। 16वीं लोकसभा में सुमित्रा महाजन। 17वीं लोकसभा में ओम बिरला। 17वीं और 18वीं लोकसभा में कौन है? ओम बिरला, ठीक है। तो आपको जो है इनको देख करके जाना है एग्जाम से पहले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं, ठीक है। कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रहे हैं? कौन रहा है? ठीक है, तो बलराम जाखड़, ये मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। उसके बाद में लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है सही है? नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न में देखिए, जब ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था तब लोकसभा में अधिकतम सदस्य हुआ करते थे 552, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 550, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में जो एंग्लो इंडियन है, ठीक है, उनका जो है आगे कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है, इसलिए जो है उनको हटा दिया गया है, ठीक है। तो जो आरक्षित सीटें थी, मैं 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है लोकसभा में, वो अब नहीं कर सकता, इसलिए क्या हो गया? अधिकतम 550। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 543 है, ठीक है, तो ये कथन भी गलत है। उसके बाद लोकसभा में राज्यों से सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती, ये क्या है? कथन सही है। लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 है, ठीक है, लेकिन यह अनुसूचित जातियों के लिए 83 नहीं है, यहाँ कितना है? 84।
और अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पर है 47, ठीक है। तो अब 84 और 47 को आप जोड़ोगे तो 131 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसने पूछा कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल ओनली सी सही है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब ये प्रश्न पूछा गया था तब ऑप्शन ए भी सही था, लेकिन वर्तमान में ऑप्शन ए सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल सी। उसके बाद में महत्वपूर्ण तथ्य इससे रिलेटेड, जैसे वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है, और आरक्षित सीटों की संख्या 131 है, ठीक है। लेकिन अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, 47 सीटें। उसके बाद में देखो सामान्य सीटें कितनी है, 412, एससी की कितनी है, 84, और एसटी की कितनी है, 47। ये आपको ध्यान रखना है। एससी एसटी की तो आपको ध्यान है 84 और 47, लेकिन ये भी याद रखने की सामान्य सीटें कितनी है, 412, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ठीक है। तो कर्नाटक में कितनी है, तो कर्नाटक में लोकसभा क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने याद करवाया था कि जो आंध्र प्रदेश है उसमें कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं, ठीक है। क्योंकि राजस्थान में भी कितनी है, 25 सीटें हैं, और 10 कहाँ है, राज्यसभा में। तो टोटल संसद में कितने सीट हो गई राजस्थान की, 35 सीटें हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है, 25, क्योंकि राजस्थान में भी कितनी है, 25 है, ठीक है। उसके बाद में कर्नाटक में कितनी है लोकसभा सीटों की संख्या, 28, ठीक है। गुजरात में कितनी है, 26, और ओडिशा में कितनी है, 21, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेकिन अब ये तो आपसे पूछा गया है, तो अन्य राज्यों की भी पूछी जा सकती है। अगर इन राज्यों की पूछी गई है तो अन्य राज्यों की सीटें भी जो है पूछी जा सकती हैं। इसलिए मैंने ये जब आपको ये पढ़ाया था, लोकसभा पढ़ाई थी, तो मैंने सभी राज्यों की सीटें आपको बताई थी, ठीक है। और ये भी कहा था कि इनको याद कर लेना, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ये प्रश्न देखो व्याख्याता भर्ती 2022 में पूछा गया है, इसलिए इन सभी को एक बार सरसरी नज़र से देखना जरूरी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, ये भले ही आप याद रखो नहीं रखो एससी एसटी कितनी है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं लोकसभा में, 80 सीटें। फिर महाराष्ट्र में कितनी है, 48, कितनी है महाराष्ट्र में, 48। उसके बाद पश्चिम बंगाल में कितनी है, 43। बिहार में कितनी सीटें हैं, 40। तमिलनाडु में कितनी है, 39, ठीक है। तो ये आपको क्रम भी याद रखना है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में कितनी है, 29, ठीक है। कर्नाटक में कितनी है, 28, कर्नाटक में कितनी है, 28। यह आपसे पूछी गई थी अभी प्रश्न में। कर्नाटक और गुजरात में कितनी है, 26। राजस्थान में और ये आंध्र प्रदेश में, ये मैंने आपको जोर दे के याद भी करवाया था कि ये ध्यान रखना कि आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और राजस्थान में भी कितनी सीटें हैं, 25, ठीक है। उसके बाद ओडिशा में कितनी है, 21 सीटें, ये ध्यान रखना है। केरल में कितनी है, 20। तेलंगाना में कितनी है, 17, और झारखंड में कितनी है, 14 सीटें हैं। उसके बाद असम और पंजाब, असम में कितनी है, 14, और पंजाब में है 13। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं, 11, और हरियाणा में है 10, ठीक है। अब इनको साथ साथ बोलोगे, मेरे साथ साथ बोलोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ आइडिया रहेगा, आप प्रश्न में जो है प्रश्न को अटेंड कर सकोगे, ठीक है। तो हरियाणा में कितने हैं, 10, हरियाणा में कितनी सीटें हैं, 10, जब लोकसभा में, जबकि हमारे यहाँ राज्यसभा में 10 सीटें हैं। राजस्थान की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 10, और हरियाणा की कितनी सीटें हैं, 10 लोकसभा में, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में कितने हैं, 5, हिमाचल में कितने हैं, 4, मेघालय में कितनी सीटें हैं, 2। ये आपको ध्यान रखना है, जो 2 और 1 सीटें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। कितनी सीटें हैं, मेघालय में कितनी सीटें हैं, 2, यह आपको ध्यान रखनी है मेघालय में, ठीक, कितनी सीटें हैं, 2। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, 2, गोवा में कितनी है, 2, यह आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप जो पूर्वी राज्य हैं उनका तो आपको ध्यान रहता है कि उनमें सीटें कम ही है, ठीक है, लेकिन जो इधर पूछ लेते हैं तो दिक्कत होती है। तो गोवा में कितनी है, 2, ध्यान रखना। त्रिपुरा में कितनी है, 2, मणिपुर में भी कितनी है, 2, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नागालैंड और मिजोरम, नागालैंड मिजोरम और सिक्किम में कितनी है, 1 सीटें हैं, यह आपको ध्यान रखना है। नागालैंड मिजोरम और सिक्किम में कितनी सीटें हैं, 1 सीटें हैं। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज को देख लेते हैं, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितनी सीटें हैं, 7, सर्वाधिक सीटें किस में है, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में है 7। जम्मू कश्मीर में कितनी है, 5, दादरा एवं नागर हवेली में कितनी है, 2, ठीक है।
फिर ये आपको जहाँ पर एक एक सीटें हैं वहाँ आपको ध्यान रखना है। लद्दाख एक सीट, चंडीगढ़ एक सीट, अंडमान निकोबार में एक सीट है, लक्षद्वीप में भी क्या है, एक सीट है, पुडुचेरी में भी एक सीटें हैं। कुल कितनी है सीटें? 19 केंद्र शासित प्रदेश से। वर्तमान में 543 सीटें हैं, 84 सीटें एससी की हैं, 47 सीटें किसकी हैं? एसटी की हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नंबर 18। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? ठीक है, तो ये कौन सी सूची है? यह है चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा का सीटों का क्या किया गया है? आवंटन किया गया है। ये हमने पहले देख लिया था। अब चौथी अनुसूची के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है कि चौथी अनुसूची जो है इसका वर्णन कहाँ किया गया? 82 में किया गया। ठीक है, उसके बाद में प्रथम लोकसभा गठित हुई थी। प्रथम लोकसभा कब गठित हुई थी? ठीक है, तो प्रथम लोकसभा कब गठित हुई थी? यह हुई थी 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को। और लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। ठीक है, लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952। और इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। कब हुई थी? 13 मई 1952 को। और राज्यसभा की प्रथम बैठक भी कब हुई थी? 13 मई 1952। यह आपको ध्यान रखना। ठीक है, जबकि प्रथम संविधान संशोधन कब हो गया था? 1951 में। ठीक है, उस समय जो संविधान सभा थी वही संसद का कार्य करती थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में इसका नामकरण कब किया गया लोकसभा का? 14 मई 1954 को। ठीक है, पहले इसका नाम था जनता का दल। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया गया? लोकसभा। उसके बाद अन्य नाम है लोकप्रिय सदन, निमन सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन। ठीक है, अनुच्छेद 81 में क्या दे रखी है इसकी संरचना? मैंने आपको जब लोकसभा पढ़ाया था तो वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का क्या नहीं होता? सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव कौन से सदन में लाया जा सकता है? केवल और केवल राज्यसभा के द्वारा। ये क्या है? राज्यसभा की विशेष शक्तियों में शामिल है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, ये कौन से में है? ये है आर्टिकल 67 के तहत। ठीक है, ये राज्यसभा की क्या है? विशेष शक्ति है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया था अनुच्छेद 67 में कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। कार्यकाल इसका सामान्यतः 5 वर्ष होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह है कौन सा है? ठीक है, ये पूछा गया व्याख्याता भर्ती 2020 में। तो जब मैंने आपको राज्यसभा पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 4 चीज़ें हैं: साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स नहीं है, इसमें संस्कृति नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? केवल और केवल 4 चीज़ें ध्यान रखनी है: साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ठीक है, उसके बाद में राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन कौन सा था? राज्यसभा का पहले को क्या नाम था? ठीक है, राज्यसभा जो नाम पड़ा है, ठीक है, वो बाद में पड़ा है। पहले इसको क्या कहते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की परिषद। ठीक है, उसके बाद में जब मैंने आपको राज्यसभा पढ़ाया था, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मैंने वहीं से लिया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके पहला गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। इसका गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जस्ट पहले हमने एक प्रश्न देखा था कि लोकसभा का गठन पूछा गया कि लोकसभा का गठन कब हुआ था, लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो हो सकता है आपसे इस बार जो है राज्यसभा का गठन या राज्यसभा की जो है प्रथम बैठक, ठीक है, या राज्यसभा का नामकरण कब हुआ था ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा का जो गठन था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। उसके बाद इसकी जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? 13 मई 1952 को। और लोकसभा की प्रथम बैठक भी कब हुई थी? 13 मई 1952 को। राज्यसभा का नामकरण कब हुआ? 23 अगस्त 1954 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पहले इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया गया? राज्यसभा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राज्यसभा का जो गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को। और प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। नामकरण कब किया गया? 23 अगस्त 1952 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? ठीक है, संसद का मतलब क्या है? यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? 25।
और राज्यसभा में कितने हैं 10, तो दोनों को मिलाओ कितने हो गए 35, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35, ठीक है। 25 मत करके आ जाना, क्योंकि 25 केवल लोकसभा में है और 10 किस में है राज्यसभा में। और इसने पूछा कि टोटल सदस्य कितने हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 35, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 17वीं लोकसभा के लिए संसद के सदस्य के रूप में कितनी महिलाओं को चुना गया है, ठीक है। ये पूछा गया 17वीं लोकसभा, ठीक है। 2018 में पूछा गया था व्याख्याता भर्ती, उस समय चुनाव हुए थे, ठीक है। तो 17वीं लोकसभा चल रही थी उस समय पे, और ये पूछा गया 17वीं लोकसभा का, ठीक है। तो इसमें जो महिलाएं चुन करके आई थी, यह आई थी 78, कितनी महिलाएं आई थी 78। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं चुन करके आई हैं, ठीक है। कितनी महिलाओं को चुना गया है 18वीं लोकसभा में, ये तो 17वीं में पूछा गया था, ठीक है। अब पूछा जा सकता है 18वीं लोकसभा में, तो 18वीं लोकसभा में आई थी 74 महिलाएं, ठीक है। आपको परसेंटेज भी याद रख सकते हो, जैसे ये पूछा गया था आपसे 17वीं लोकसभा, तो इसमें 2019 में 78 महिलाएं जो है निर्वाचित हुई थी, और ये कुल सदस्य संख्या का कितना था 14.36% थी, ठीक है, जो कि अब तक की सबसे अधिक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक महिलाएं कब चुन करके आई थी, कौन सी लोकसभा में आई थी, तो 17वीं लोकसभा में चुन करके आई थी। कितनी आई थी 78 महिलाएं चुन करके आई थी। उसके बाद में अब 18वीं लोकसभा की बात करें, तो इसमें जो है 74 महिलाएं, महिला सांसद जो है चुन करके आई है, निर्वाचित होकर के आई है, और ये कुल सदस्य संख्या का 13.62% है, ठीक है। इसके अलावा छठी लोकसभा में 1977 में केवल 19 महिलाएं सांसद बनी थी, जो अब तक की सबसे कम महिला सांसद हैं, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक महिलाएं कब निर्वाचित हुई थी 17वीं लोकसभा में, कितनी हुई थी 78, कब हुई थी 2019 में, ठीक है। उसके बाद सबसे कम महिलाएं कब निर्वाचित हुई थी छठी लोकसभा में 1977 में, और कितनी हुई थी केवल 19 महिलाएं। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, सर्वाधिक और न्यूनतम, और ये बीच वाली भी याद रखना है, क्योंकि 18वीं जो लोकसभा है उसके सदस्य संख्या पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। अब है राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। एम अनंत सैनम आयंगर राज्यसभा के पहले उपसभापति, पहले उपसभापति कौन थे कृष्णमूर्ति, कौन थे कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो यह कथन तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में पहले संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया, नहीं लिया गया था, ठीक है साहब, सही बात है, नहीं लिया गया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रथम संविधान जो है कब हो गया था 1951 में, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में, भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून थे, ठीक है। ये कब हुआ 1951 में। लेकिन अभी अभी हमने देखा था कि जो राज्यसभा है, ठीक है, क्या राज्यसभा, इसकी प्रथम, इसका गठन कब हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है। और इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी 13 मई 1952 को, और यह संविधान संशोधन कब हो गया 1951 को, ठीक है। तो राज्यसभा का तो गठन ही नहीं हुआ था जब ये संशोधन किया गया था, प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, उस समय राज्यसभा का तो गठन ही नहीं हुआ था, ठीक है। उस समय जो है संविधान सभा थी वही संसद का कार्य करती थी, ठीक है। इसलिए प्रथम संविधान संशोधन में राज्यसभा का जो है अनुसमर्थन नहीं लिया गया, ठीक है। ये बात ध्यान में रह जाएगी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर पहला कथन तो गलत है, क्योंकि कृष्णमूर्ति थे, एसपी कृष्णमूर्ति क्या थे, राज्यसभा के पहले उपसभापति थे, ठीक है। और पहले संविधान संशोधन में भाग क्यों नहीं लिया गया, तो ये कथन सही है, तो इसका हो जाएगा केवल 2 सही है, ठीक है। उसके बाद में संसद से क्या तात्पर्य है, संसद से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 में क्या लिखा हुआ है, संसद में कौन कौन शामिल है, एक तो राष्ट्रपति जो क्या है संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। उसके बाद में लोकसभा है, ठीक है, और उसके बाद में कौन आता है राज्यसभा। इसका मतलब है संसद से क्या तात्पर्य है, तो संसद से क्या तात्पर्य है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी डी, ठीक है। उसके बाद में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, तो जब मैंने आपको राज्यसभा पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा जो क्या है एक स्थायी सदन है, जैसे लोकसभा भंग होती है, लोकसभा का विघटन होता है, उस तरीके से राज्यसभा का जो है विघटन नहीं होता है, राज्यसभा भंग नहीं होती है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है। तो
सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए, ठीक है। उसके बाद में लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लोकसभा के सदस्य द्वारा क्या होता है? निर्वाचित। ये जब मैंने आपको पढ़ाया था लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, स्पीकर किसको कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। जब मैंने आपको लोकसभा अध्यक्ष पढ़ाया था और बिल्कुल इसके एक अलग से क्लास ली गई थी, उसमें मैंने आपको बताया था, जोर दे के बताया था कि क्या लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो क्या होता है? निर्वाचित होता है, नहीं तो मनोनीत होता है, नहीं नियुक्त होता है। क्या होता है? निर्वाचित होता है। अपने ही सदस्यों में से किसी को क्या चुन लिया जाता है? क्या निर्वाचित होता है? लोकसभा स्पीकर, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह 1952 के बाद से कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा? ठीक है, कौन व्यक्ति ऐसा है, कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्रियों का समूह कौन सा ऐसा है जो राज्यसभा के नेता नहीं रहे 1952 के बाद? ठीक है, तो 1952 में प्रथम बैठक हुई थी लोकसभा, उसकी लोकसभा की और राज्यसभा की, ठीक है। उसके बाद से कौन नहीं रहा? तो ये दो व्यक्ति नहीं रहे, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। ये कैसे नहीं रहे? क्योंकि ये जब भी बने, जब भी इन्होंने चुनाव लड़ाए, डायरेक्ट क्या बने? प्रधानमंत्री ही बने हैं। और प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा का नेता होता है, ठीक है। तो ये हमेशा जब भी चुने गए क्या बने? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा का नेता होता है, जैसे हमने देखा था। पर अब आ रहे यहाँ तो क्या है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है? केवल हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, वहीं से क्या होगा? प्रधानमंत्री को चुना जाएगा, ठीक है, लोअर हाउस से। लेकिन अपने यहाँ दोनों से हो सकता है। तो ये जो है राज्यसभा के नेता क्यों बनेंगे? जब प्रधानमंत्री हैं, जब लोकसभा से नेता बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती? ठीक है, तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और न्यूनतम कितनी है? केंद्र में न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है मंत्रिपरिषद की? तो न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं किया गया, जबकि राज्यों में न्यूनतम कितनी की गई है? 12, और अधिकतम कितनी की गई है? 15%। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वहाँ पर न्यूनतम कितनी की गई, अधिकतम कितनी की गई है? 10%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91वां संविधान संशोधन। उसके बाद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, कैबिनेट की गोपनीयता, ठीक है, कैबिनेट का मतलब क्या है? मंत्रिमंडल। क्या मतलब है कैबिनेट का? मंत्रिमंडल, ठीक है। और मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल कहाँ किया गया है? आर्टिकल 352 में किया गया। और ये कौन से संविधान संशोधन से किया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। जब मैंने आपातकाल पढ़ाया था आपको, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जब मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार कहाँ किया गया है? आर्टिकल 352 में किया गया है, ठीक है। और कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? ये सब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए आप 78, ठीक है, आर्टिकल 78 में क्या है? प्रधानमंत्री के कार्य हैं। आर्टिकल 62 में क्या है? अगले राष्ट्रपति का चुनाव पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 53 में क्या है कि संघ की समस्त कार्यपालिका किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। तो ये कोई सा भी आर्टिकल जो है किससे रिलेटेड नहीं है? कैबिनेट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जबकि प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री हैं उनकी शपथ तो होती है, पद और गोपनीयता की होती है, वो भी जो है क्या तीसरी अनुसूची के अनुसार होती है, ठीक है। जबकि यहाँ तो कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें कैबिनेट की गोपनीयता की अवधारणा लागू होती हो। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा आंसर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कैबिनेट प्रधानमंत्री की उनकी शक्तियाँ, ठीक है। ये तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप संविधान की किस अनुसूची में है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में, ठीक है। जब मैं आपको प्रधानमंत्री पढ़ाया, राष्ट्रपति पढ़ाया, तब मैंने आपको बताया था कि भारत में मूलतः तो कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8। वर्तमान में कितनी है? 12, ठीक है। इसमें प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है, ठीक है, और तीसरी अनुसूची में बताया गया है शपथ के बारे में, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में? तीसरी।
अब इसमें प्रधानमंत्री के अलावा और कौन किन लोग हैं जिनकी शपथ का प्रारूप किस में लिखा हुआ है, तीसरी अनुसूची में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन व्यक्ति हैं। जैसे संसद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, संसद के सदस्य हो गए मतलब सांसद। उसके बाद सांसद के उम्मीदवार, ठीक है, जैसे एमपी का उम्मीदवार है उनकी शपथ भी कहाँ पर है, इसमें है। फिर विधानसभा के सदस्य और उनके उम्मीदवार, उनकी शपथ है। केंद्रीय और राज्य मंत्री है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उनकी शपथ का प्रारूप भी कहाँ है, तीसरी अनुसूची में है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है सीएजी, इसकी जो शपथ है उसका प्रारूप भी कहाँ पर है, तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कुछ ऐसे पद भी हैं जिनकी जो शपथ है उसका प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। वो कौन कौन से हैं, जैसे राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में लिखी हुई है, ठीक है। उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 में है। राज्यपाल की जो शपथ है वो 159 में है, ठीक है, 159 की सब इनमें है, ठीक है। तो इनका जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति। मैंने आपको बताया था कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्य करते हैं, जब चाहे राष्ट्रपति उनको अपने पद से हटा सकता है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। उसके बाद में संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं, ठीक है, अभी मंत्रिपरिषद का पूछा था, अभी किसका पूछ रहा है, मंत्री का, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई लोगों ने जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पढ़ा ही नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ठीक है। तो संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। संघ के मंत्रिमंडल, ठीक है, शब्द का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है, सही बात है, केवल आर्टिकल 352 में हुआ है, ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ है, ठीक है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। संघ का जो मंत्रिमंडल है उसका उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है, और कहाँ हुआ है, आर्टिकल 352 में हुआ है, और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ। तो पहला कथन क्या है, सही है। उसके बाद संविधान में इस शब्दावली को 42वें नहीं, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है। उसके बाद में मंत्रिमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इस प्रश्न को अगर आपने सही कर दिया तो मतलब आपने जो है मंत्रिमंडल को ध्यान से पढ़ा है, ठीक है। पहला जो कथन है वो है मंत्रिमंडल के मंत्री, ठीक है, स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं, सही बात है। वह कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, मैंने आपको बताया था मंत्रिपरिषद की जो संरचना होती है उसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, और उप मंत्री होते हैं। मैंने आपको ये बताया था कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट के सभी मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रित किए जाने पर ही भाग लेते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था जब मंत्री परिषद की संरचना बताई थी, मंत्रिमंडल कितने प्रकार के होते हैं मंत्री। फिर उप मंत्री मंत्रिमंडल की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेते, यह कथन भी सही है, ठीक है। अगर आपको नोट्स को आपने ढंग से पढ़ा है तो ये सारे कथन ऐसे कैसे नोट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। जब मैंने PYQ देखे बाद में, अगर PYQ सोल्व करवाने हैं तो मैंने PYQ देखे, तो मैंने कहा भाई ये तो अपने नोट्स में सीधे सीधे इनको क्या सोल्व करवाएं, ये तो वो नोट्स पढ़ेंगे और इन प्रश्नों को देखेंगे तो वैसे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहा एक बार इनको जो है ये प्रश्न जो है सोल्व करवा दिए जाएँ, ठीक है। तो अब अगला है, एक मंत्री को चाहे वह वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य हों, प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार है, यदि वे उस सदन के सदस्य हो या नहीं हो, ठीक है। ये कथन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि प्रत्येक सदन नहीं है, ये प्रत्येक शब्द जो है ये गलत है। क्योंकि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 88, मैंने उसमें बताया था कि मंत्रियों के कुछ विशेषाधिकार होते हैं। तो उसमें यह है कि जो मंत्री उसी सदन में मत दे सकता है जिस सदन का वह सदस्य है, बाकी वो दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, ठीक है, उनके कार्यों में भाग ले सकता है, बोल सकता है वहाँ पे, लेकिन मतदान नहीं कर सकता,
ठीक है। तो ये लाइन क्या हो गई, गलत हो गई। तो क्या है, गलत कथन को चुनना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। आर्टिकल 78, ये पता नहीं हमने कोई 100 बार पढ़ लिया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ा, फिर राष्ट्रपति की शक्तियों में भी पढ़ा, फिर प्रधानमंत्री जब पढ़ा तब भी इसको पढ़ाया गया, फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ा तब भी इसको पढ़ाया गया, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है आपका गलत नहीं होना चाहिए। और ये पूछा गया व्याख्याता भर्ती 2016 में, ठीक है। ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल, प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 78 में है। उसके बाद भारत सरकार में नौकरशाही का वरिष्ठतम पद कौन होता है, तो कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है। कौन होता है, कैबिनेट सचिव। अभी हमने पढ़ा था मंत्रिपरिषद की संरचना, कैबिनेट मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल ही सारे निर्णय लेता है, मंत्रिपरिषद केवल उनको लागू करती है, ठीक है। और सबसे पावरफुल कौन होता है, मंत्रिमंडल होती है। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे ही राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैबिनेट सचिव, ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जब लोकसभा 70 में नहीं है, ठीक है, तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की क्षमता होगी, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने जब आप नोट्स देखोगे तो मैंने ये आपको करवा दिया था नोट्स के अंदर, और ऐसा कैसा लिखा हुआ था, ठीक है। और बाद में मुझे जो है ताज्जुब हुआ कि मैंने ऐसी कैसी लैंग्वेज जो है प्रश्न में कैसे पूछी गई, जो मैंने नोट्स में लिखी हुई थी वो ऐसी कैसी लैंग्वेज प्रश्न में कैसे आ गई, ठीक है। लेकिन वहाँ मैंने आपको आर्टिकल नहीं लिखवाया था। यह आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 357A गए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी लिया है, देखो ये मैंने वीडियो क्लास ली थी आपकी, उसमें विधानसभा के विघटन के बाद क्या होता है, ठीक है। जो मैं आपातकाल की शक्तियाँ पढ़ा रहा था राष्ट्रपति की, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ जब लोकसभा 70 में नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े मामलों में राज्य की संचित निधि के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। यह आर्टिकल 357A और क्या, ठीक है। बस ये आपको थोड़ा सा इसमें ऐड करना था। ये ऐसा कैसा लैंग्वेज जो है आपके नोट्स में लिखी हुई है, और ऐसी की ऐसी जब मैं देख रहा था PYQ देख रहा था आपके एग्जाम से जो पिछले प्रश्न आए हुए थे उनके एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे पता चला कि ऐसी की ऐसी जो लैंग्वेज जो नोट्स में है वो ऐसी कैसी प्रश्न में आई हुई है, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लें, आपके जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके नोट्स से आएंगे, और ऐसे कैसे उठ के आएंगे, आपको केवल नोट्स को जो है ढंग से पढ़ करके जाना है, ठीक है। नोट्स में सब कुछ करवा दिया है मैंने। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल, ठीक है, तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। बिल्कुल सही बात है। वित्तीय आपातकाल कौन से, आर्टिकल 360 में। वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 360 में। तो ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। ये मैंने आपको बताया था, बिल्कुल कटौती की जा सकती है। उसके बाद में वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि सभी, इसने कहा कि पारित विधेयकों को, इसमें क्या आ गया, सभी विधेयक आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी विधेयकों को आरक्षित नहीं किया जा सकता। केवल आर्टिकल 207 में जो विधेयकों का वर्णन किया गया है उन्हीं विधेयकों को जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। समझ गए, सभी विधेयकों को नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कथन जो है गलत हो गया। उसके बाद वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। ये क्या कथन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए आप, अगला प्रश्न है 41। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल कौन से आर्टिकल में है, 54 में, ठीक है। काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया था निर्वाचक मंडल कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। उसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं, योग्यताएं मैंने बताई थी आर्टिकल 58 में है, और शर्तें कौन से में है, 59 में है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है,
और राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, ठीक है। महाभियोग को लाने का अधिकार या राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार क्या है? संविधान का उल्लंघन करना या संविधान का अतिक्रमण करना। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 61 में। और राष्ट्रपति महाभियोग शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? 56 में। 56 में भी किया गया है और आर्टिकल 61 में भी किया गया है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर प्रश्न में ये दोनों आ जाए तो जो आधार दिया गया है महाभियोग हटाने की जो प्रक्रिया दी गई है वो कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 61 में ही लिखी हुई है, वो 56 में नहीं लिखी हुई। 56 में केवल कार्यकाल दिया गया है और ये बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति को जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल 54 में है, योग्यताएं 58 में है, राष्ट्रपति महाभियोग आर्टिकल 56 और राष्ट्रपति महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन क्या हो जाएगा? आर्टिकल 61, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ठीक है साहब, शपथ या प्रतिज्ञान के शब्दों का निम्नांकित में से सही क्रम क्या है? ठीक है, इसने क्या पूछा है? सही क्रम पूछा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में है? 60 में है, ठीक है। और ये मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने इस पर जोर दे के बताया था कि आपको 3 शब्द ध्यान रखने हैं क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, व्याख्याता भर्ती 2022 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें संरक्षण, संरक्षण बीच में आता है तो यह तो नहीं आएगा, ठीक है। संरक्षण ये यहाँ पर आएगा, इसमें भी संरक्षण बीच में नहीं है, ये दोनों कट गए। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखो जब मैंने आपको ये पढ़ाया था आर्टिकल 60 शपथ, ठीक है, मैंने इस पे जोर दिया था परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण कि आपको इसको ध्यान रखना है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उच्चतम और शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है, आर्टिकल 60 में। और इस पर मैंने जोर दिया था कि परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण इन दोनों का आपको क्या करना है? याद रखना है इसी क्रम में, परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण। और ये ध्यान रखना है कि संरक्षण बीच में आता है, ठीक है, और प्रतिरक्षण बाद में। उसके बाद में अगला प्रश्न है 43 प्रश्न को ध्यान से देखिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उससे संबंधित प्रश्न दिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, सही बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग नहीं लेते। यहाँ गड़बड़ है, सभी सदस्य भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य तो इसको हटाने में और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उसमें भाग लेते हैं, यहाँ तो केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य जो हैं भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद अगला कथन है, वह संसद के निर्वाचित सदस्यों, ठीक है, और राज्यों की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली, बिल्कुल, और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मैंने आपको बताया था 70वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया था। और पहली बार शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, जब बने थे प्रधान राष्ट्रपति तब जो है इन्होंने भाग लिया था। फिर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है, ठीक है। निर्वाचन पद्धति यही होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। तो इसमें पहला कथन गलत है और 3 कथन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4, ठीक है। उसके बाद में अब ये सारणी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दी जाए। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 54 में। कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 54 में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन शामिल होगा, ठीक है, कौन कौन शामिल होगा? संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। उसके बाद राज्य की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन, ठीक है, समय अगर कोई सभा भंग हो जाए तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे विधानसभा भंग हो गई है तो उसके सदस्य क्या नहीं लेंगे? भाग नहीं लेंगे, ठीक है। अब कौन शामिल नहीं हो सकता, ठीक है, कौन शामिल नहीं? संसद के मनोनीत सदस्य, भले ही वो लोकसभा के हों भले ही राज्यसभा के हों, ये क्या करते हैं? भाग नहीं ले सकते। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में
लोकसभा में जो है 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता था, पहले 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता था, लेकिन अब जो है उसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते। ठीक है साहब। राज्य विधान परिषदों के तो मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग नहीं लेते। ये ध्यान रखना है कि विधानसभाओं के तो मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों भी भाग नहीं लेते हैं। फिर दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य ये भी भाग नहीं लेते हैं। तो ये सारणी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जरूर जाना। ठीक है, इससे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, ये तो नहीं है। समाजवादी भी नहीं है। ये क्या है? गणराज्य। ठीक है, क्या है? गणराज्य। गणराज्य कहाँ होता है? जहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति होता है, जैसे अपने क्या है राष्ट्रपति, वो क्या है? निर्वाचित। अगर वो निर्वाचित हो तो हम क्या है? गणतंत्र है, हम गणराज्य हैं। अगर वो वंशानुगत है, ठीक है, राष्ट्रपति अगर वंशानुगत है तो हम गणराज्य नहीं है। जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में क्या है? लोकतंत्र तो है, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं है? गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, जो शासन प्रमुख है, वो क्या है? वहाँ का वंशानुगत है। ठीक है, तो गणराज्य, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का क्या मतलब है? हम क्या है? गणतंत्र है, गणराज्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार, ठीक है, निषेधाधिकार मतलब मना करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रपति जो है राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे थे। बिल्कुल मना कर सकता है। अगर राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए रखता है तो राष्ट्रपति उसको मना कर सकता है, अनुमति नहीं दे। ठीक है। फिर राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है, नाम निर्देशित कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प, ये कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संसद के प्रति उत्तरदायी है। अगर संसद ने किसी विधेयक को पुनर्विचार के बाद वापस भेज दिया, ठीक है, अगर मान लो संसद ने कोई विधेयक पारित किया और राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने बोला कि आप जो है इसके ऊपर पुनर्विचार कीजिए, और संसद ने वापस पुनर्विचार करके उसको भेज दिया, तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी पड़ेगी। ये किसके लिए नियम लागू है? संसद के लिए। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? राज्य व्यवस्थापिका, राज्य विधानमंडल के लिए नियम लागू नहीं है। तो ये कथन क्या है? सी क्या है? गलत है। ठीक है। फिर आगे, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। समझ गए? यह कथन सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, जब मैंने आपको पढ़ाई थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, तो मैंने आपको बताया था कि संविधान में राष्ट्रपति शासन नहीं लिखा हुआ है, संविधान में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख नहीं किया गया। वहाँ क्या किया गया है? राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, वो कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 356 में। किस में लिखा हुआ? आर्टिकल 356 में। ये बात को आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद निम्नांकित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? 371 के तहत क्या है कि कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं, विशेष प्रावधान जो है उनको प्रदान किए गए हैं। तो उसमें कुछ राज्य सम्मिलित हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? इस ऑप्शन में महाराष्ट्र और गुजरात। इसको महात्मा गांधी से आप याद कर सकते हो, महात्मा गांधी, एम और जी। ठीक है। तो आर्टिकल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए जो है मैंने आपको सोचा कि इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। आर्टिकल 371 जो है वो कुछ राज्यों और क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करता है और उन्हें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है। यह प्रावधान इन क्षेत्रों की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए ताकि संस्कृति का संरक्षण हो सके, वहाँ की जो है विकास किया जा सके। ठीक है। इनका उद्देश्य विशिष्ट पहचान को संरक्षित करना है और विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना है। अब इसमें कौन कौन शामिल है ये आप ध्यान रख लेना है कि मैंने ट्रिक सी बनाई थी। ठीक है। महात्मा गांधी, एम से याद रख सकते हो महात्मा, और जी से याद रख सकते हो गांधी। तो महाराष्ट्र और गुजरात आर्टिकल 371 में। ठीक है। आर्टिकल 371 में क्या लिखा हुआ? महाराष्ट्र एंड गुजरात। उसके बाद में नागालैंड, नागालैंड आर्टिकल 371 ए में।
ये 371 में किसका उल्लेख है? नागालैंड का। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 371 में कौन लिखा हुआ है? असम। क्या लिखा हुआ है? असम। ठीक है, उसके बाद में मणिपुर। मणिपुर कौन से में है? आर्टिकल 371 में। ठीक है, आंध्र प्रदेश कौन से में है? 371 और ई में। सिक्किम जो है वो किस में है? 371 और 371 में। मिजोरम आर्टिकल 371 में। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जी, वापस से जी आ रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, आर्टिकल मिजोरम क्या है? मिजोरम से क्या याद रखोगे? आर्टिकल 371 ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आर्टिकल 371 में। अरुण अरुणाचल प्रदेश किस में है? आर्टिकल 371 में। ठीक है, गोवा आई। गोवा कौन आई? ये नहीं पता। गोवा आई है, बस ये ध्यान रखना है। गोवा 371 आई। गोवा आई, गोवा में कौन आई ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, लेकिन गोवा आई जरूर है कोई ना कोई। ठीक है, तो गोवा से क्या याद रखोगे? आई। कर्नाटक में 371 जे, कर्नाटक जे। ठीक है, कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक की जे। क्या याद रखोगे? कर्नाटक की जे। तो कर्नाटक 371 में क्या है? जे। ठीक है, ये आपको कैसे भी करके इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये मैंने ट्रिक भी बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन इसको जो है आप कैसे भी करके याद कर लेना। काफ़ी एग्जाम से पूछा गया और सीधे सीधे फैक्चुअल जानकारी है, तो तुका भी नहीं लग सकता। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ों को जैसे याद रख सकते हो, जैसे जी, मिजोरम गोवा, मिजोरम गोवा। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में अरुणाचल, अरुण से एच याद रख लो। गोवा से आई, गोवा आई, कौन आई पता नहीं है। ठीक है, कर्नाटक की जे, तो कर्नाटक 371 जे में है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? ठीक है, शासकीय मतलब शासकीय प्रणाली। ठीक है, शासन की प्रणाली, जैसे लोकतंत्र है, राजतंत्र है, गणतंत्र है, राष्ट्राध्यक्ष है। ठीक है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है। तो अपने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, वेरी गुड। अपने जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, उसमें जो है एक तो होता है औपचारिक प्रमुख। ठीक है, नाम मात्र का प्रमुख, और एक होता है वास्तविक प्रमुख। तो नाम मात्र का या औपचारिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक कौन है? अपने प्रधानमंत्री। तो ये तो संसदीय शासन प्रणाली चरितार्थ कर रही है। गणतंत्र भी है, क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित है, जहाँ निर्वाचित होता है राष्ट्र का अध्यक्ष जो क्या होता है? निर्वाचित होता है, वहाँ क्या होता है? अपने गणतंत्र होता है। ठीक है, जो गणतंत्र भी है, अब निर्वाचित भी कर रहे हैं, मतलब चुन रहे हैं, तो हम क्या है? लोकतंत्र भी है। ठीक है, संघीय प्रणाली भी है। ठीक है, क्योंकि केंद्र और राज्यों में बटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में ये नहीं है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर है? अमेरिका में है। ठीक है, अब वहाँ का राष्ट्रपति क्या होता है? वही वास्तविक प्रमुख होता है। हमारे यहाँ क्या? वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। हमारे यहाँ लोकतंत्र प्रणाली है, और अमेरिका में क्या है? अध्यक्षात्मक प्रणाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या लिखा हुआ? 3 आधार हैं जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, ये मैंने जब आपको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ाई थी, तो मैंने जोर दे के कहा था कि इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना कि संविधान के अंदर सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले आंतरिक अशांति शब्द जो है उल्लेख किया गया था, लेकिन 1975 में जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, उसके बाद 44वें संविधान संशोधन में मोरारजी देसाई सरकार आई, तो उन्होंने क्या किया गया? अशांति शब्द को हटा करके वहाँ पर क्या जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। चूँकि सशस्त्र विद्रोह मूलतः संविधान में सम्मिलित नहीं था, ये बाद में सम्मिलित किया गया। किसकी तरह? मंत्रिमंडल की तरह। ठीक है, जैसे मंत्रिमंडल 44 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, वैसे सशस्त्र विद्रोह भी बाद में जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन पहले मूलतः क्या शब्द था? आंतरिक अशांति। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि वे कौन से 3 आधार हैं जिन के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। ये वर्तमान कंडीशन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये अगर यहाँ ऐसे लिख देता कि मूलतः संविधान के अंदर कौन सी 3 शर्तें थी, तो आंसर हो जाता ये आंतरिक अशांति शब्द, सही हो जाता। लेकिन वर्तमान में क्या है? आंतरिक अशांति शब्द नहीं है। वर्तमान में 3 कारण है, बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह है। लेकिन अगर यहाँ जोड़ देता मूलतः संविधान में कौन सा शब्द नहीं था, तो मूलतः संविधान में कौन सा नहीं था? सशस्त्र विद्रोह। दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद में संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है। वेरी गुड, बिल्कुल लाया जा सकता है।
जब उसके द्वारा क्या किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए, संविधान का उल्लंघन किया जाए। कहाँ लिखा हुआ आर्टिकल 61 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति के पर महाभियोग लाने का जो अधिकार है वो बताया गया है कि आधार क्या है उसका, क्या है, संविधान का उल्लंघन है या संविधान का अतिक्रमण है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी। भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता, ये मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता दिया, और जबकि ये प्रश्न पूछा गया 2018 में, ठीक है। किसके, वीवी गिरी जब राष्ट्रपति बने थे तो द्वितीय मतगणना हुई थी, द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी, ठीक है। और उसमें भी सबसे कम अंतराल से जीतने वाले व्यक्ति कौन थे, वीवी गिरी थे। इनको 50.22 मत ही प्राप्त हुए थे, ठीक है। बिल्कुल कम अंतराल से जीतने वाले व्यक्ति कौन थे, द्वितीय मतगणना में वीवी गिरी। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। उसके बाद में संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की किन दशाओं का उल्लेख किया गया है, वो कौन सी अवस्थाएं हैं जो आर्टिकल 355 है। मैंने कहा था कि आर्टिकल 356 में क्या है, राष्ट्रीय वो संवैधानिक तंत्र के विफल होना, राज्य में संवैधानिक तंत्र का क्या होना, विफल होना, ठीक है। और आर्टिकल 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है। 360 में क्या है, वो वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। ये तीनों बात मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने बताया था कि आर्टिकल 356 में जो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, राज्य का संवैधानिक तंत्र का विफल होना है, उसका आधार क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आधार 355 में ये लिखा हुआ है कि अगर जो केंद्र का ये कर्तव्य है कि वो प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक जो अशांति है उससे क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर 365 बताया था, 365 में क्या था कि केंद्र जो है राज्यों को निर्देश दे सकता है, अगर वो निर्देशों का पालन नहीं करे तो वो राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। यही यहाँ पूछा गया है कि 355 में आपात की किन दशाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो कौन से, बाह्य आक्रमण और अशांति से क्या करेगा, रक्षा करेगा। कौन करेगा, केंद्र करेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, ठीक है, वित्तीय आपातकाल 360 में है, 352 में आपात की उद्घोषणा है, ठीक है। ये मैंने बताया था युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इससे पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या था, आंतरिक अशांति शब्द था, ठीक है। उसके बाद में एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, ठीक है, कितनी हो सकती है, अधिकतम 3 वर्ष हो सकती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति शासन जो 1 वर्ष तक 2 वर्ष तक लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में इससे अधिक अवधि जो है किसी भी हालत में नहीं बढ़ाया जा सकती, केवल 2 कंडीशन में, ठीक है। एक तो वहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या फिर निर्वाचन आयोग ऊपर हाथ कर दे कि भाई वहाँ चुनाव करवाना संभव नहीं है, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके पहले केवल 1 वर्ष तक लगाया जा सकता था, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है राष्ट्रपति के आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। क्योंकि देखो राष्ट्रपति आपात की जो शक्तियां हैं आपातकालीन, उससे कितने प्रश्न आ गए कंटिन्यू, इसलिए मैंने आपातकालीन शक्तियों का आपको डिटेल में करवाया था और उसका एक अलग से वीडियो लेकर के आया था, ठीक है। वो इसीलिए लेके आया था क्योंकि यहाँ से प्रश्न कंटिन्यू बार बार आ रहे थे और आपके टॉपिक क्लियर होना जरूरी था, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति की तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में संसूचित न करे, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप दो, ठीक है। मैं आपको पहले कथन बोल के बता देता हूँ, चारों कथन, फिर आप इसका उत्तर बताना, फिर मैं इसको आपको बताता हूँ कि इसमें आपने गलती कहाँ करी है, ठीक है। पहला पढ़ लिया कथन, उसके बाद में अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, मैंने आपको बताया था ये तो। उसके बाद अनुच्छेद 356 के अधीन किसी की गई आपातकाल उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। उसके बाद में वित्तीय आपातकाल आज तक जारी नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया, ये मैंने आपको बताया था। वित्तीय आपातकाल कौन से में है, आर्टिकल 360 में है और वो अभी तक जो है लागू नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इस प्रश्न में ट्विस्ट कहाँ पर है, गलती कहाँ पर है, ठीक है। इसमें गलती यहाँ पर है कि अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की, ये मंत्रिपरिषद नहीं है, यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल लिखा गया है कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जब तक नहीं मिलेगी तब तक राष्ट्रपति क्या नहीं करेगा, राष्ट्रपति शासन
लागू नहीं करेगा। राष्ट्रीय आपातकाल जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू नहीं करेगा। कहाँ पे? लिखित किसकी? मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो गलती कहाँ पर है? मंत्री परिषद नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? मंत्रिमंडल। ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 352 में पहली बार क्या शब्द जोड़ा गया था? मंत्रिमंडल जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या लिखा गया था? कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के आधार पे जो है राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद नहीं है, यहाँ पे क्या है? मंत्रिमंडल शब्द लिया गया है। ठीक है, और एग्जाम देने जाओ उससे पहले आपको क्या करना है? इस क्लास को जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। मैंने व्याख्या करी है, व्याख्या में से आ जाओ, भले ही जो PYQ है उनके ऑप्शन से कोई प्रश्न पूछ ले, जो मैंने जो कथन बताए हैं आपको, जो एक्सप्लेन किए हैं, भले वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। इस एक क्लास से प्रश्न जरूर आएंगे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्रीय आपातकाल, तब मैंने देखो बिल्कुल जोर दे के बताया था कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, मंत्री परिषद की नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद राष्ट्रपति आपात की घोषणा करता है। और ये शब्द ये कब जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इससे पहले संविधान में कभी भी मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश या किसी एक भाग में लागू की जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपने नोट्स भी ढंग से पढ़ लिए ना, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा वहाँ जा करके। ठीक है, तो आपको ये नोट्स को ढंग से पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक गणराज्य है, क्यों है? देखो, एक गणराज्य कितनी बार पूछ लिया। ठीक है, ये भारतीय संविधान की विशेषताओं से पूछे गए टॉपिक। गणराज्य क्यों है? मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है? निर्वाचित होता है, इसलिए हम क्या है? गणराज्य है। क्योंकि ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? वंशानुगत है। अगला प्रश्न देखिए, संसदीय समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संसदीय समिति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन किसको सौंपती है? प्रधानमंत्री को। ये क्या है? गलत है। अगर आपने संसद वाला जो टॉपिक है वो देखा है, ठीक है, लास्ट क्लास अगर आपने देखी है, तो आपको पता होगा कि मैंने वहाँ संसदीय समितियाँ पढ़ाई थी। और संसदीय समितियाँ, ठीक है, वो अपना प्रतिवेदन किसको सौंपती है? वो या तो अध्यक्ष को सौंपती है और या फिर सचिवालय को प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, जैसे संसदीय समिति का अर्थ सदन द्वारा नियुक्त अथवा चुनी गई अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित समिति है, बिल्कुल सही बात है। संसदीय समिति अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है, बिल्कुल करती है। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन को, ठीक है, अध्यक्ष एवं सचिवालय को प्रस्तुत करती है। ठीक है, या तो वह अध्यक्ष को सौंपेगी या किसको सौंपेगी अपना प्रतिवेदन? सचिवालय को सौंपती है, वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय की पद्धति, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतया विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है? वह उच्चतम न्यायालय की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, किस प्रकार से निर्वाचन होगा, किस प्रकार से जो है संख्या, कितने न्यायाधीश होंगे, उनकी संख्या को कम करना, ज़्यादा करना, उच्चतम न्यायालय की जो है अधिकार क्षेत्रता को बढ़ाना, कम करना, ठीक है, वो सब किसके हाथ में है? वह है संसद के हाथ में। ठीक है, किसके हाथ में है? संसद के हाथ में। ये मैंने उच्चतम न्यायालय वाली क्लास में आपको समझाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली, ठीक है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली, ठीक है, ये भी मुझे ताज्जुब हो रहा था कि ऐसा कैसा 2 बार 2018 और 2024 में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जो है नोट्स में वेस्टमिंस्टर ये भी बताया था कि वेस्टमिंस्टर जो है लंदन में एक जगह का नाम है, और वहाँ पे ब्रिटेन की क्या है? संसद है, वो काम करती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, यह वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध किससे? संसदीय शासन प्रणाली से है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय शासन प्रणाली। उसके बाद में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? मैंने आपको संसदीय शासन प्रणाली की संघीय विशेषता और एकात्मक विशेषता दोनों बताई है। ठीक है, अगर आप संविधान की विशेषताओं वाला क्लास आपने देखी है तो उसमें मैंने खूब सारी विशेषताएं आपको लिखवा रखी है, वो देखना। ठीक है, विशेषता नहीं है, ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, तो संसद की सर्वोच्चता, बिल्कुल, दोहरी कार्यपालिका, ये भी है। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ठीक है, मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है,
अब इसमें देखो संसद की सर्वोच्चता होती है, बिल्कुल होती है संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है। लेकिन भारत में जो है इसमें समन्वय किया गया संसद की संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता और उच्चतम न्यायालय के शक्तियों के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोहरी कार्यपालिका अपने पास होती है। वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय होता है, बिल्कुल जिसको बहुमत प्राप्त होता है, वही क्या है वास्तविक कार्य, वो सरकार बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक कार्यपालिका बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से, क्योंकि यहाँ पर क्या मंत्रिमंडल परिषद आ सकता है, ठीक है, लेकिन मंत्रिमंडल भी ठीक है, वो भी क्या है संसद के प्रति ही, लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, ठीक है। संसद की सर्वोच्चता भी होती है, ठीक है। तो इनमें क्या है सारे ऑप्शन सही है। उसके बाद में देखिए मैंने आपको बताया था भारत में संसदीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं सारी लिखवाई थी कि वास्तविक एवं कार्यपालक उपस्थिति होती है, बहुमत दल की सत्ता, ठीक है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार होती है, बिल्कुल होती है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है, ठीक है। तो यह आप देख लेना। उसके बाद में निम्नांकित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है, ठीक है। लोक निम्नांकित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था लोकसभा, जब मैंने आपको पढ़ाया था राज्यसभा, तो मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का पदेन सदस्य उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा निकाय है, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा निकाय है जिसकी अध्यक्षता, ठीक है, कौन करता है जो उसका सदस्य नहीं है, ठीक है। तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है, और वो क्या है उसका सदस्य नहीं है, राज्यसभा का जो है सदस्य नहीं है, लेकिन अध्यक्ष होता है, उपदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राज्यसभा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस निर्णय में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। किस निर्णय में कहा था, तो कौन से में कहा था, बेरुवारी मामले में कहा था कि भारत जो प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन बाद में केशवानंद भारतीवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का भाग है प्रस्तावना, लेकिन 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 उसमें क्या है कि वो ना तो संविधान को कोई शक्ति प्रदान करती है, ना ही शक्तियों को कम करती है, ठीक है। लेकिन वो क्या है संविधान का भाग है, ठीक है। तो संविधान का भाग नहीं है बेरुवारी मामले में और है केशवानंद भारती मामले में। अब कौन से मामले में क्या कहा गया था वो देख लीजिए, ठीक है। बेरुवारी मामले में तो ये कहा था, उसके बाद में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, इसमें कहा कि प्रस्तावना विधि निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, ठीक है। इसे किसी भी रीति से संविधान का औपचारिक भाग जो है नहीं कहा जा सकता। सज्जन सिंह बनाम राज्य, इससे पहले बेरुवारी मामले में कहा था, उसके बाद सज्जन सिंह मामले 1965 में कहा था। आपको ध्यान क्या रखना है कि इस केस का नाम ध्यान रखना है और ईयर ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा पूछा गया है कि एक तरफ केस के नाम लिखे हुए हैं, एक तरफ ईयर लिखा हुआ है और आपसे मिलान करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये मामला कब आया 1965 में, ठीक है। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, इसमें प्रस्तावना अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिए गए संविधान संशोधन की शक्ति पर किसी प्रकार का नियंत्रण या विवादित सीमाएं आरोपित नहीं करती है। किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो आर्टिकल 368 जिसमें क्या लिखा हुआ संविधान संशोधन, उसकी किसी भी कोई प्रकार की शक्ति या सीमाएं आरोपित नहीं करती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना, प्रस्तावना क्या है संविधान का मूल ढांचा है, बुनियादी ढांचा है। भारतीय संविधान का जो है कुछ जो केशवानंद भारती मामला हुआ था उसमें बुनियादी ढांचे को परिभाषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें जो है संविधान का बुनियादी ढांचा है और उनसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे न्यायिक पुनरावलोकन है, ठीक है, जैसे मूल अधिकार है, जैसे प्रस्तावना है, तो इसमें किसी भी प्रकार का जो है संशोधन अगर आप कर रहे हो, किसी भी जैसे मौलिक अधिकारों में अगर आप संशोधन कर रहे हो तो आप इस प्रकार से संशोधन करोगे कि बुनियादी ढांचा जो मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकार क्या है, बुनियादी ढांचा है, ठीक है, मूल ढांचा है किसका, संविधान का, उससे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही प्रस्तावना भी क्या है अपनी मूल संरचना में शामिल है। ये कब किया गया, केशवानंद भारती बनाम पंजाब राज्य, सॉरी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 5 में, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 5 में देखो मैंने बताया था संविधान में 22 भाग है, कितने भाग है, 22 भाग है। इसमें भाग संख्या 1 में, भाग संख्या 1 में क्या लिखा हुआ, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है।
वो कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था भाग 2, भाग 2 किससे संबंधित है, वो है नागरिकता से, और ये कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11। फिर मैंने आपको बताया था कि भाग 3, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक, ठीक है। उसके बाद डीपीएसपी, भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी, ये कहाँ से कहाँ तक है डीपीएसपी, ये है 36 से 51 तक, ठीक है। और फिर 4 क्या में, मूल कर्तव्य, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 5, 5 किस में आ गया, नागरिकता में। 5 से 11 क्या क्या लिखा हुआ है, नागरिकता का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ है, बिल्कुल जो भारत के क्षेत्र में पैदा होगा वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, ठीक है। जिनके माता पिता में कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ हो, ठीक है, बिल्कुल वही भारतीय मूल का व्यक्ति होगा। प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति, बिल्कुल सभी व्यक्तियों का अभिव्यक्ति का अधिकार है, भले वो कैदी हो, भले ही क्या सशस्त्र बल के अधीन हो, ठीक है। तो ये भी सही है। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। उसके बाद में अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को किस श्रेणी में राज्य माना गया, किस श्रेणी का राज्य माना गया, तो ये माना गया भाग ब राज्य का। इस भाग ब में वे राज्य सम्मिलित थे जो एकीकरण के माध्यम से बनाए गए हैं, ठीक है, बाद में जो है भारत में सम्मिलित हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जो अलग राज्य थे, जैसे 26 जनवरी 1950 को 4 श्रेणियों में बांटा गया। भाग ए में कौन से राज्य थे, जो केंद्र सरकार के अधीन थे, ठीक है, और जिनमें राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार था, ठीक है। उसके बाद भाग सी में कौन से राज्य थे, जो केंद्र सरकार द्वारा सीधे शासित होते थे, ठीक है, जैसे यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन इनको विधानमंडल का अधिकार नहीं था। भाग डी में केंद्र द्वारा सीधे शासित, लेकिन स्वरूप सी श्रेणी से अलग था, ठीक है, इनका स्वरूप अलग था लेकिन केंद्र के द्वारा शासित होते थे। उसके बाद राजस्थान को भाग ब में शामिल किया गया, क्योंकि भाग ब श्रेणी में वे राज्य शामिल थे जो आज़ादी के बाद छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण से बने थे। इसमें 9 राज्य सम्मिलित थे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस या किन शब्द या शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, आ गया, क्या क्या आ गया, लोग भी आ गए और नागरिक भी आ गया, दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी है तो उसमें देखना कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, नागरिक भी आ गया और क्या आ गया, लोग आ गया, ठीक है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, सबको पता है, ठीक है। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे वो देखिए, अन्य सदस्य थे कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, एन माधव राव और TT कृष्णा स्वामी, ठीक है, ये कृष्णाचार्य, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतरशाला कहा है, किसने कहा है, अंतरशाला किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ऐसे कथन आपको ध्यान रखना, किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है, 12 से 35 तक है, मैंने आपको बता दिया था, को संविधान की आत्मा कहा है, किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने भाग मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, ये कथन ध्यान रखना है। उसके बाद में वहीं अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखा हुआ है। BR अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान का हृदय और आत्मा, इसने क्या कहा है कि संविधान का हृदय भी है और संविधान की आत्मा भी है, किसको कहा है, आर्टिकल 32 को, किसने कहा है, BR अम्बेडकर ने। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने आत्मा किसको बताया है, मौलिक अधिकारों को, ठीक है, जो कहाँ पर लिखे हुए हैं 12 से 35 तक, ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने क्या कहा है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और TPSP नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की अंतरात्मा कहा है, ठीक है। अब आपको ध्यान रहेगा 3 व्यक्ति हैं ये, और तीनों ने अलग अलग चीज़ों को अंतरात्मा बताया है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मौलिक अधिकार वो क्या है, संविधान की आत्मा है। BR अम्बेडकर कहते हैं कि नहीं, आर्टिकल 32 आत्मा है, ठीक है, संविधान की आत्मा है। और ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ये दोनों मौलिक अधिकार और DPSP ये दोनों क्या है,
ये दोनों ही क्या है, संविधान की अंतरात्मा है। समझ में आ गया ना? आत्मा वाले क्वेश्चन पे कंफ्यूज मत हो ना। तीनों चीज़ें बता दी है मैंने। 3 व्यक्ति हैं, तीनों ने अलग अलग व्यक्ति को आत्मा बताया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, अनुच्छेद कितने हैं, 395 है, ठीक है। भाग कितने हैं, 22 है। और अनुसूचियाँ मूलतः तो कितनी थी, 8 थी, और वर्तमान में कितनी है, 12, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रह जाएगा, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद भारत का संविधान बहुत लंबा और बहुत कठोर है, यह किसने कहा? ये कथन किसने कहा है? जो मैंने आपको संविधान की विशेषताएं बताई थी तो मैंने बता दिया था, या किसने कहा? ये आइवर जेनिंग्स ने ये जो है कथन कहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान में कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं? आर्टिकल 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, बिल्कुल। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद वही व्यक्ति बनाता है, वही प्रधानमंत्री बनाता है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, ठीक है। तो ये क्या है, लोकतांत्रिक विशेषता है। उसके बाद 75(5) मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन की सदस्यता की अनिवार्यता है, बिल्कुल, ये भी संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है और लोकतांत्रिक विशेषता है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार है, ठीक है, उसको जो है मत देने से मना नहीं किया जा सकता जब तक वो गैर निवास नहीं हो, विकृत नहीं हो, ठीक है, या फिर पागल नहीं हो जाए, ठीक है। उस स्थिति में उसके अलावा उसको जो है हमेशा मत देने का अधिकार रहेगा। फिर आर्टिकल 325 धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये चारों क्या है, लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABCD सभी सत्य। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह क्या है? इससे पहले जस्ट पहले हमने क्या देखा था, आर्टिकल 326, ठीक है, आर्टिकल 326 देखा था, जो क्या लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं कि वह किसी व्यक्ति को मताधिकार से कब वंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके कुछ आधार हैं, जैसे कोई अपराध करे, ठीक है, अपराध करे, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण या गैर निवास, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे हम, मत देने से मना किया जा सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 326 में, जो कि हमने पहले अभी इससे पहले देखा था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में, ठीक है, 2018 की बात हो रही है, में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी थी? तो ये राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 2018 में कितनी थी? टोटल तो 7 थी, टोटल राष्ट्रीय दल कितने थे? 7, लेकिन भाग कितनों ने लिया? केवल और केवल 6 ने, ठीक है। कितने ने भाग लिया? 6 ने। तो ये तो हो गई 2018 की बात। अब आपसे पूछा जा सकता है 2024 में, तो इसके लिए राजस्थान में 2018 में 7 राष्ट्रीय दल थे, ठीक है, लेकिन 6 ने भाग नहीं लिया। उसके बाद राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2024 की अगर हम बात करें तो 6 राष्ट्रीय दल थे 2024 में, इनमें से 5 ने भाग लिया था, ठीक है। किस किस ने? कांग्रेस, भाजपा, बसपा, आप और CPIM, ठीक है। CPIM ये क्या है, इन्होंने 5 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, टोटल 6 थे 2024 में, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रीय दल है NPP, इसने भाग नहीं लिया था इसमें 2024 वाले में। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा गया 2018 में, टोटल 7 थे, भाग किसने लिया? 6 ने। वर्तमान में 2024 में कितने थे? 6 हैं, भाग किसने लिया? 5 ने। किस किस ने? कांग्रेस ने, भाजपा ने, बसपा ने, आप ने और CPIM ने, ठीक है। भाग किसने नहीं लिया? NPP ने, ठीक है। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस टॉपिक से ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको ढंग से देखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को, जिसमें राजनीतिक दल है, सूची 2 जिसमें पार्टी के चिन्ह है, इनको क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। तो जैसे बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का क्या है? ये हाथी। बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह कौन सा है? हाथी, ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या करती रहती है? घड़ी देखती रहती है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, इसमें इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? घड़ी, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति, तेल, इससे ऐसे याद रखना, तेल, तेल किस में डालते हैं? कार से। तो तेलंगाना राष्ट्र समिति का जो चिन्ह है वो क्या है? कार, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल लोग, तो लोग क्या लगाते हैं? चश्मा, तो इंडियन नेशनल लोक दल क्या हो जाएगा? चश्मा। ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी का हाथी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का
घड़ी है, तेलंगाना राष्ट्र समिति का जो चिन्ह है वो कार है, इंडियन नेशनल लोक दल का क्या है, चश्मा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता जो है प्रदान की गई है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, 6 राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC है। ठीक है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी BJP है, सम्मिलित है राष्ट्रीय दल में। बहुजन समाज पार्टी BSP, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी ये भी क्या है, राष्ट्रीय दल है। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भी क्या है, राष्ट्रीय दल में सम्मिलित है। नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, NPP ये भी क्या है, 6 राष्ट्रीय दल में सम्मिलित है। इसको 2019 में दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था, 2019 में। आम आदमी पार्टी आप, इसको 2023 में जो है नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय दल का जो है दर्जा दिया गया है। तो भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, 6 राष्ट्रीय दल हैं। कौन कौन से हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके बाद नेशनल पीपल्स पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। ठीक है, अब इसमें NPP को तो 2019 में दर्जा दिया गया था, आपको 2023 में दर्जा दिया गया है। इसके अलावा जो तृणमूल कांग्रेस है TMC और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है CPI, इनका जो है दर्जा ले लिया गया था। कब ले लिया गया था, 2023 में। ठीक है, और किसको दे दिया गया था, आपको जो है दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने देख लिया अपने जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी से, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पॉलिटी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न हमने देख लिए हैं। और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यकीन मानोगे अगर आपने इस क्लास को देखा है तो इस क्लास से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ऐसे ऐसे के ऐसे, जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्लास को ढंग से देखना है। ठीक है, और इस क्लास को देखने के बाद में जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट बातें उनको याद करनी है। ठीक है, बाकी आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम देकर का आओ। ठीक है, आपका जो है पॉलिटी से कोई प्रश्न गलत होगा नहीं, क्योंकि जो आप अगर आपने नोट्स भी ढंग से पढ़े तो सारे प्रश्न आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से फर्स्ट ग्रेड जो भी पेपर दे रहा है सबको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और अच्छे से जाना, ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है लास्ट समय में। ठीक है, जो पढ़ना था वो तो आप पढ़ चुके, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तो 2% आप एक्स्ट्रा कर पाओगे। ठीक है, टाइम से सेंटर पे पहुंच पाओगे, तो स्वास्थ्य पे ध्यान दें। ठीक है, और इस क्लास को जो है ध्यान से देखें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी को जो है मेरी तरफ से एग्ज़ाम की शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।